हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको हम बहुत कम टाइम में ख़त्म करेंगे और ये स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए, दैट इज जेके बॉस, उसी पे फुली फ्रेम्ड है। यानी आपको वहाँ पे कैसे लिखना है उसी के रिलेटेड ये सब कुछ है। तो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी इस चैप्टर के रिलेटेड आता है। अगर मैं आपको पहले यहाँ पे टॉपिक्स दिखा दूं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, एंड द लास्ट टॉपिक इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और मैं ये साथ साथ बता दूं कि ये खाली टॉपिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अराउंड जितने भी और भी कंसेप्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, जिससे आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है अच्छे से, वो भी हमने कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम यही चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अभी तक जितने भी गेस्ट पेपर्स है वो हमने अपलोड किए हुए हैं। 12th के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जाके हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने 12th का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी जाकर वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12th का। वन शॉट में हम इसको कवर करेंगे, बहुत ही कम टाइम में इसको कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट इंक्लूड करके। तो पहले टॉपिक की तरफ अगर हम यहाँ पे चलेंगे, पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता है कि अगर हमें हमें पता होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट अगर हम इसकी अच्छे से डेफिनेशन विद फॉर्मूला देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है। The electric potential is a physical quantity which determines the direction of charge flow between two bodies when brought in contact। यानी जब हम दो चार्जेस को इन कांटेक्ट लाएंगे तो वहां पे फ्लो ऑफ या डायरेक्शन ऑफ चार्ज कहाँ की ओर होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, the positive charge always flow from a body at higher potential to lower potential। तो अगर हम यहाँ पे एक चार्ज लेंगे और मतलब एक हम यहाँ से टेस्ट चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से, यानी यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज ऑलरेडी है, पॉइंट चार्ज, और यहाँ से हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं इन्फिनिटी से, तो हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, या वर्क डन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity in presence of electric field is known as electric potential। तो यहाँ पे हमें पता होता है the electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। यानी हमें एक यहाँ पे चार्ज लेना है, पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम में हमें एक पॉइंट या टेस्ट चार्ज लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी। तो हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, ताकि इस पॉइंट पे, लेकिन यह होना चाहिए कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इस टेस्ट चार्ज को लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी, जो हमें इस दौरान वर्क डन करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। therefore इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यानी वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ पे आप इसको इस फॉर्मूला को गौर से ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम और देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी अगर हम देखेंगे, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, लेट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा अपने टाइम पे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी माइनस डी वी बाई डी आर। अगर हम इसको मूव करेंगे यहाँ पे, इसको डी वी डी आर से या ई को मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर डी वी इज इक्वल टू माइनस ए डी आर।
दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो dv की इंटीग्रेशन होगी v, और यहाँ से होगी फ्रॉम माइन इन्फिनिटी टू r। तो देयर फोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो in the increasing in the direction of electric field। Electric potential at point is also defined as the line negative line integral of electric field from infinity to that point। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो ये इंटीग्रल होता है इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर डबल होगा या क्लोज, यहाँ पे सर्कल एक होगा उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। अगर डबल होगा उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। अगर ट्रिपल इंटीग्रल होगा फिर हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे एक ही इंटीग्रल है, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, ये नेगेटिव साइन है, ये लाइन इंटीग्रल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयरफॉर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफिनिटी टू द डिस्टेंस r टू सम एट, या फिर किसी भी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा। तो फिर से देख लीजिएगा, इक्वेशन से याद कर लीजिएगा। Electric potential is defined as the negative line integral of electric field from infinity to that point, या जिस distance पे वो point होगा। Let's suppose that point is placed at the distance of r। तो the unit of electric potential is joule per coulomb और वोल्ट। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वोल्ट, यानी जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी लिखते हैं। एंड इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला इज गिवन एज ml स्क्वायर t माइनस 3 a इनवर्स, यानी एम्पियर इनवर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली रिलेटेबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लेट सपोज वी हैव ए चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे, यानी एक ही अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, वहां पे हमें क्या करना था, वहां पे हमें एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाना था दूसरे चार्ज की ओर। लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है और इस चार्ज की वजह से इस सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इस दरमियान जो हमें वर्क डन लगेगी, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहां से लेकर यहां तक जो हमें वर्क डन करनी पड़ेगी। देयरफॉर द डेफिनेशन क्या बन जाएगी फिर, the potential difference between 2 points in an electric field is defined as the work done in bringing unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं विद दी हमें क्या साथ में लेना है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दैट इज क्यू नॉट को हम ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक और डेफिनेशन देखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points ए एंड बी is the work done by external agent against electric field in taking a unit positive charge from B to A without acceleration। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज फ्रॉम, दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बराबर वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। किसको हमें मूव करना है, एक टेस्ट चार्ज को। देयरफॉर वर्क डन to move a test charge from A to B in an electric field is defined as the potential difference। तो यहाँ पे अगर हम Q से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन किसके बराबर आ जाएगी, फ्रॉम ए टू बी क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन देम। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम पहले देखेंगे कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना होगा तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज डिफाइंड एज द v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये कहाँ से आप निकाल सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाई थी पहले ही, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिखनी है, फिर उसको इंटीग्रेशन करनी है। तो वो क्या आपको मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ यहाँ पे होगा। दिस विल बी द ग्राफ फॉर दिस पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको पता होता है कि डाइपोल क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब हम दो चार्जेस को सेपरेट करते हैं, दो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को सेपरेट करते हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका एक अपना डाइपोल मोमेंट होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्क्राइब किया है, आप जाके वो देख सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट। तो ये इसका दूसरा पार्ट है आज। ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दो केस पे डिपेंड करता है। पहला जो केस है दैट इज ड्यू टू द एक्सिस, यानी अलोंग द एक्सिस कितना होगा, अलोंग द एक्सिस होगा दैट इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये P क्या है यहाँ पे, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L, या Q इंटू डी, जितनी उनके दरमियान डिस्टेंस होगी। यहाँ पे डिस्टेंस इनके दरमियान है R, तो यहाँ पे बन जाएगी Q इंटू 2R। तो अगर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है, यानी एट 90 डिग्री, दिस इज दिस इज एक्सिस। एंड अगर हम एट परपेंडिकुलर पोजीशन देखेंगे, एट परपेंडिकुलर यानी जस्ट पॉइंट दिस और पॉइंट दिस, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। देयरफॉर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट जनरल पॉइंट हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर हम किसी पॉइंट पे भी हम लेंगे, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो परपेंडिकुलर हो, इन दो के दरमियान किसी भी एंगल थीटा पे, तो कितना बन जाएगा, दैट इज द v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, दैट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द रेडियस ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें यहाँ पे लेना है पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस पॉइंट पी के दरमियान जो भी एंगल थीटा बन जाएगा, वो थीटा हमें यहाँ पे लेना है। एंड पी हमें पता होता है, पी क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें किसको लेना है, अगर हम एक स्फीयर लेंगे और उस स्फीयर में एक डिफाइन करेंगे, तो स्फीयर में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, एक होगा इनसाइड द स्फीयर, एक होगा आउटसाइड द स्फीयर, एक होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी सरफेस पे, आउटसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। जस्ट लाइक एक पॉइंट है यहाँ पे C, दैट इज द आउटसाइड द स्फीयर, एंड B दैट इज इनसाइड द स्फीयर, एंड पॉइंट B दैट इज द ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। तो पहले अगर हम देखेंगे पोटेंशियल एट C, यानी आउटसाइड द स्फीयर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। के का वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हमें पता है, दैट इज आर इज ग्रेटर देन आर। यहाँ पे स्मॉल आर जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, वो कहाँ पे होगा, आर जो है कैपिटल आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, तो जो ये स्मॉल आर हो, अगर ये ग्रेटर देन आर होगा, यानी फिर वो कहाँ लाई करेगा, दैट विल लाई आउटसाइड द स्फीयर। तो इस टाइम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पॉइंट पी ऑन द सरफेस, सरफेस पे कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें कौन सा आर लेना है, यहाँ पे हमें ये वाला आर लेना है, दैट विल बी इक्वल टू वी बी इक्वल्स टू, यानी पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अगर हम सी पे देखेंगे पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, तो वो कितना होगा, के क्यू बाई आर। कौन सा आर, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है। स्मॉल आर होता है पॉइंट की डिस्टेंस, यानी हम पॉइंट को कहाँ पे रखते हैं, और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V और R के दरमियान कितना ग्राफ होगा, दैट इज के क्यू बाई आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड भी सेम है और सरफेस पे भी सेम है। तो इनसाइड से लेकर यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम पोटेंशियल है, तो कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद जब हम सरफेस से बाहर जाते हैं, यानी सी से बाहर, यानी जब हम सी पॉइंट पे जाते हैं यानी बी से बाहर, तो यहाँ पे कितना होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगी। तो यहाँ पे होगा दैट इज दी, ये वाला ग्राफ फिर आउटसाइड होगा, दैट इज आर के बाद। देखो आर यहाँ पे, दिस इज द आर होल, यहाँ पे ये सेंटर है जीरो, यानी जीरो से लेकर आर तक सरफेस तक सेम होगा, दैट इज दी जीरो से लेकर आर तक सेम होगा। फिर सी मतलब बी के बाहर, यानी इस सरफेस के बाहर फिर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू दिस ग्राफ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस साल इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्फर्म, यहाँ से मैं बताता हूँ कन्फर्म, इस साल एक क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, यही से मैं आपको बताता हूँ, यही से जाके आप यही क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
मतलब क्वेश्चन पेपर देखने के बगैर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वहां पे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, an equipotential surface is the surface having same potential at each point। यानी अगर हमारे पास एक सरफेस है तो सरफेस पे हर किसी पॉइंट पे, इस सरफेस के हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एक ऐसी सरफेस जहां पे जिस सरफेस पे हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। An equipotential surface is a surface having same potential at each point. The surface of charged conductor in equilibrium is a equipotential surface. An equipotential surface and electric field line meet at right angles। तो वो कहाँ पे मीट करते हैं? राइट एंगल्स पे। द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल ऑफ द होल रीजन मस्ट बी कांस्टेंट एंड एज नो वर्क इज डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन इट। इसका मतलब क्या है, फिर से मैं बताता हूं। जो अभी हमने स्लाइड, इससे पहले स्लाइड हमने एक्सप्लेन की, ये उसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन सरफेस, और एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, तो उस रीजन में पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे मैंने यही बात बताई थी कि एक सरफेस जो होता है, इसमें हमें क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो वो कितना है अभी हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट ए इनसाइड द स्फीयर, दिस इज द पॉइंट बी ऑन द सरफेस। यानी इनसाइड से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि उस रीजन में, उस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यानी जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उस रीजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, एंड उसमें हमें कोई भी वर्क नहीं करनी पड़ेगी एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव करने में। इसको आप गौर से देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमारे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी ईपीई ऑफ डाइपोल। जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। Potential energy of dipole in uniform electric field is defined as U is equal to minus PE cos theta। cos theta हमें क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं potential energy of dipole in uniform electric field is defined as a dot product of P and E। तो P क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे, P डॉट E को एक्सपेंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, PE cos theta। Work done in a rotating dipole in uniform electric field from inclination थीटा वन टू थीटा टू। अगर हम इसी डाइपोल को रोटेट करेंगे फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, तो वहां पे कितनी वर्क डन होगी, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। देयरफॉर यू टू कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा वन, और u2 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ई कॉस थीटा टू। तो यहाँ पे कितना बचेगा, u2 माइनस यू वन, देयरफॉर पी ई कॉमन निकलेगा, फिर हमें अंदर मिल जाएगा cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। इफ डाइपोल इज इनिशियली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर डाइपोल कहाँ पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है, दैट मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो अगर पैरेलल होगा, तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा विल बी जीरो। तो वहां पे थीटा वन बन जाएगा जीरो, देयरफॉर डब्ल्यू इज कॉल्ड पीई वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा वन कितना बन जाएगा, जीरो, कॉस जीरो इज वन, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई वन माइनस कॉस थीटा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, आप भी साथ साथ पढ़ लीजिएगा। द इंसुलेटर्स आर ऑफन रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स। यानी जो इंसुलेटर्स हमारे पास होते हैं, उनको भी हम रेफर करते हैं एज डाइलेक्ट्रिक्स। इन सम डाइलेक्ट्रिक्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स कोइंसाइड, such dielectrics are said to be non-polar dielectrics, while in some cases, while in some other dielectrics, the center of positive and negative charge do not coincide. Such dielectrics have permanent dipole moment and said
to be polar dielectrics. The example of a dielectric, a polar dielectric water, while as the example of non-polar dielectric is carbon dioxide. यानी अगर हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो उसमें कुछ चार्जेस होंगे। अब आपको कैसे डाइलेक्ट्रिक बनाना है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंसुलेटर है या एक डाइलेक्ट्रिक है। अब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो पहले अगर हम देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स है, अगर वो नजदीक होंगे, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो और दूर हो जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी दूर होंगे तो वो और दूर हो जाएंगे, दैट इज नोन एज पोलर। तो उसमें क्या आ जाएगी, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। दैट पोलैरिटी इज नोन एज द पोलराइजेशन। और उस एलिमेंट को, उस डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं, दिस डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी, इट इज पोलराइज्ड। तो क्या करना है, एक हमें डाइलेक्ट्रिक लेना है, उसमें चार्जेस होंगे। अगर वो नजदीक होंगे, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। अगर वो ऑलरेडी दूर होंगे किसी डिस्टेंस पे, यानी डाइपोल जैसा होता है, अगर हम उसको किस में रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो और दूर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगी, उसमें पोलराइजेशन पैदा होगी। तो हम कह सकते हैं दैट मटेरियल इज पोलराइज्ड, देयरफॉर दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से। when dielectric is placed in an external electric field, जब हम डाइलेक्ट्रिक को कहाँ पे रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, the centers of positive and negative charge get separated। तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। और गेट फार्दर अवे, अगर नजदीक होंगे तो दूर हो जाएंगे, अगर ऑलरेडी दूर ही होंगे तो और दूर हो जाएंगे। या तो अगर नजदीक होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, अगर ऑलरेडी दूर होंगे तो और दूर हो जाएंगे। देयरफॉर दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है गेट फर्दर अवे in polar dielectrics. So molecules of dielectric gain a permanent electric dipole moment. This process is called polarization and the dipole is said to be polarized. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मूला देखेंगे। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। यानी जब हमने इस मटेरियल को, इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, अब इसमें एक डाइपोल मोमेंट पैदा हो गया, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। यानी जो डाइपोल मोमेंट किसी वजह से आएगा, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इसमें एक डाइपोल मोमेंट पैदा होगा। तो वो कैसा डाइपोल मोमेंट होगा, वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होगा। देयरफॉर द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट पैदा होगा, कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है कि एक इसमें डाइलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिक या डाइपोल मोमेंट induced होगा। Therefore, that induced dipole moment developed per unit volume in an electric field is called polarization density. Numerically, it is equal to the surface charge density induced at the faces which are perpendicular to the direction of applied field. Therefore, P is equal to epsilon naught chi या psi भी हम इसको बोलते हैं into E, where chi is equal to 1 plus ER यानी absolute permittivity. इसके बाद हम एक और देखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू आयनाइज मीडियम। अब मैंने जो अभी बताया कि जब एक किसी भी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इंड्यूस हो जाएगा, उसमें पोलराइजेशन होगी। तो उसमें किस हद तक, यानी हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा ताकि इसमें जो है इंड्यूस्ड एक बैरियर पे पहुंच जाए, यानी वहां पे एक हद पैदा हो जाए, यानी उसके बाद वो इंड्यूस नहीं होगा। यानी मैक्सिमम हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़े ताकि वो क्या हो जाए, इंड्यूस हो जाए उसमें डाइपोल मोमेंट, या फिर आयोनाइज हो जाए वो वाला मीडियम। तो दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देयरफॉर अगर हम फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द मीडियम, यानी कितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टू आयोनाइज द मीडियम, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच द मीडियम कैन बियर, यानी कितना एक मटेरियल या कितना एक मीडियम जो है मतलब ये कर सकता है कि बियर कर सकता है कि वो जो है आयोनाइज हो जाए, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, यानी किस हद तक वो कैपेबल है उसको स्टोर करने की, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है होल्ड करने की इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि वो आयोनाइज हो जाए, यानी उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, दैट इज 3 into 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, दैट इज दी
द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी अगर हम एक कंडक्टर और डाई इलेक्ट्रिक को किस में रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, तो वो क्या करेंगे। तो हमें पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पहले रखेंगे एक कंडक्टर को किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल इनसाइड द कंडक्टर। तो ये हमें इससे ये हमारा बिहेवियर होता है जब हम किसको रखते हैं, एक कंडक्टर को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके बाद अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक को रखेंगे कहाँ पे, इसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, हमें पता होता है कि एक डाई इलेक्ट्रिक है, इसमें पोलराइजेशन होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसमें डाईपोल्स होते हैं। तो उसकी वजह से इसका एक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देयरफॉर अलाइनमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो है अलाइनमेंट ऑफ एटम्स होगा, तो दिस रिजल्ट्स इन स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक को कहां पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे क्या होगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, तो इसमें जो है चार्जेस की अलाइनमेंट होगी, इसमें जो भी इसमें चार्जेस होंगे, इसमें अलाइनमेंट होगी, तो उसकी वजह से उन चार्जेस में एक और इलेक्ट्रिक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा। यानी अगर एक्सटर्नल फील्ड यहां से यहां है, तो इंटरनल फील्ड एक छोटा सा फील्ड होगा जो कि अलाइनमेंट की वजह से होगा, तो वो क्या होगा, अपोजिट होगा एक्सटर्नल फील्ड के। देयरफॉर द एक्सटर्नल फील्ड विल बी अपोजिट इन द टू द डायरेक्शन ऑफ द electric field present in the dielectric or inside. Net field inside the dielectric is E by K. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अगर हम यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे, यहाँ पे एक चार्ज लेंगे पॉजिटिव सरफेस, और यहाँ पे एक हम कंडक्टर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग करेंगे एक साइड से। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दिस इज नोन एज कैपेसिटर। तो क्या मैंने बोला कि अगर हम यहाँ पे एक चार्जड सरफेस लेंगे, और यहाँ पे एक अगर हम स्मॉल एक कंडक्टर लेंगे, तो इसको हम अर्थिंग करेंगे यहाँ से, तो इसकी वजह से, इस कंडक्टर की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दिस इज नोन एज कैपेसिटर। A capacitor contains two a capacitor contains two positively charged metallic conductors at finite separation, एक छोटी सी separation, यानी जिसके हमें width मालूम हो, is a device by which capacity of storing charge may be varied by changing separation or medium between the conductors। तो इसमें हम स्टोरेज या स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन देम, या हम इनके दरमियान मीडियम चेंज कर सकते हैं, जिस कैपेबल या जिस कैलकुलेशन के तहत हमें कैपेसिटेंस चाहिए। The capacitance of capacitor is defined as the ratio of magnitude of charge on either side of plate and potential difference across the plates। तो यहाँ पे जितना भी potential difference होगा, हमें पता हो, अभी हमने देखा जब भी चार्जेस होंगे वहां पे एक क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें क्या करना है, रेशो हमें लेना है किस किस का, जो इनका इन प्लेट्स का चार्ज होगा ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V, या हम ये भी लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, Q इज इक्वल टू CV, जिस पे आपको न्यूमेरिकल भी एक पूछा जा सकता है। इसके बाद कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू चार्ज इट, देन इन if an isolated conductor is brought near to charged conductor, then it increases capacity of system. This is the principle of capacitor। तो ये प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का। क्या हमें करना है, अगर हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेंगे किसके नजदीक, एक चार्ज कंडक्टर के नजदीक, तो वहां पे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। The capacitance depends on geometry and conductors and presence of dielectric medium। तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड होता है, एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है, और किस पे डिपेंड होता है, यानी उसमें कैसा मीडियम है, यानी प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी उसमें कैसा मीडियम प्रेजेंट होगा, उस पे डिपेंड करती है हमारी कैपेसिटेंस।
इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है, देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी जितना चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करेंगे, यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज द कैपेसिटेंस, दैटफॉर Q इज इक्वल टू CV, वेयर C ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड कंडक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी वो मीडियम पे डिपेंड करता है एंड ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट देयरफॉर और फैरड, यानी हमें पता होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा, देयरफॉर C इज इक्वल टू Q बाई V, Q का हमें पता होता है दैट इज द कूलम, और V का हमें पता होता है दैट इज द वोल्ट, वोल्ट देयरफॉर कूलम, सॉरी, हमें पता होता है कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, दैट इज Q बाई V। तो Q का हमें पता होता है SI यूनिट क्या होता है, दैट इज द कूलम, और V का हमें पता होता है SI यूनिट क्या होता है, दैट इज द वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इसका SI यूनिट आएगा। इसी कूलम पर वोल्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फैरड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट और फैरड। यूनिट बाय एफ, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है, देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर इन मीडियम, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर इन एयर। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इट इज टोटली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर हम सीरीज में लेते हैं रेजिस्टर, तो हम लेते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। तो अगर हम वहां पे लेते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, देयरफॉर 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे टोटल उसका अपोजिट है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, जितने भी कैपेसिटर्स होंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, दैट इज द नेट चार्ज रिमेन सेम, यानी हर किसी कैपेसिटर में चार्ज सेम रहता है। तो ड्रॉप क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यहाँ पे आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इससे ऐसे आप लिख सकते हो, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आपको निकालना है v किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू Q इज इक्वल टू CV। तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, when capacitors are connected in parallel then the capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज ड्रॉप होता है, यहाँ पे चार्ज ड्रॉप होता है, यानी यहाँ पे होगा Q1 Q2 प्लस Q3, अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस। और यहाँ पे जो सेम रहेगा दैट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे सेम रहेगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे क्या ड्रॉप होता है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, चार्ज सेम रहता है, यहाँ पे चार्ज ड्रॉप होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज दी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस होती है। A parallel plate capacitor consists of two metallic parallel plates separated by dielectric, यानी हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स है, पैरेलल है वो, उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कितनी कैपेसिटेंस होगी, C is equal to K epsilon A divided by D, where K is dielectric constant, A is area of each plate and D is separation between plates। स्पेशल क्या, स्पेशल केसेस क्या होंगे, when there is no dielectric medium, when there is no dielectric medium, तो के की जो वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, 1। तो हम, अगर वहां पे कोई मीडियम नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, एक वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम में कितनी कैपेसिटेंस होगी, देयरफॉर दैट विल बी इक्वल टू C वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D, दैट इज उसको हम रखेंगे नाम C नॉट। When space between plate is partly filled with a medium of thickness T and dielectric constant K, then capacitance is, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी थिकनेस है, यानी पार्टली फिल्ड, therefore their capacitance will be equal to epsilon A divided by D minus T plus T by K। Clearly C is greater than C naught, that is introduction of dielectric medium, introduction of dielectric slab between two plates of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी अगर हम एक दो प्लेट, यानी अगर हमारे पास दो प्लेट्स होंगे पैरेलल प्लेट्स, उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन चार्जड कैपेसिटर। अगर हमारे पास एक चार्जड कैपेसिटर है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी,
दैट इज डिफाइंड बाई और दैट इज डिनोटेड बाई u इज इक्वल टू 1/cv²। और इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू q इज इक्वल टू cv। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो q² by 2c और 1/2qv। तो यहाँ पे कुछ खास हमने नहीं किया, हमने जस्ट q इज इक्वल टू cv यूज किया और यहाँ पे हमने c की जगह या q की जगह हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। दिस एनर्जी रिजाइड्स इन मीडियम बिटवीन प्लेट्स। द SI यूनिट इज जूल। एनर्जी का SI हमेशा जूल होता है। The energy stored per unit volume of a charged capacitor is given by, यानी per unit volume कितना उसमें एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज यू इज कॉल्ड u by v। u यहाँ पे है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एंड u यहाँ पे है क्या, एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर डिवाइड बाई v, दैट इज वॉल्यूम 1/2 is 1/2 epsilon naught e square, where e is electric field strength, the SI unit is joule meter per cube। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज ए कैपेसिटर। तो एक बैटरी को कितनी वर्क डन लगेगी एक कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो वो किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू CV² और QV और Q²/C। तीनों में कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज क्या होंगी आपको क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज दी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हेन positive charge of when one positive charge with negative charge of other than common potential। तो इस टाइम क्या होगा, दैट इज दी Vc इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। आफ्टर कनेक्शन ratio of charges would be in the ratio of capacitance, therefore Q1/Q2 is equal to C1 by C2। in this process energy is lost in connecting the wires as heat। यानी इस प्रोसेस में रिड्यूस्ड चार्ज में जो है एनर्जी लॉस होगा किसमें, जब हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो एज अ हीट वहां पे एनर्जी लॉस होगा। दिस लॉस एनर्जी इज गिवन बाय यू इनिशियल, यानी हमने कितना दिया था यू फाइनल, वहां पे कितना पहुंचा फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, यानी हमने कितना दिया वहां पे कितना पहुंचा, तो बीच में जितना भी लॉस हुआ होगा वहां पे मिल सकता है, दैट इज C1C2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।